अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज की वीडियो में कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर रात गए अदालत खुलने और उसके बाद जो हुक्मनामा आज जारी किया गया है एक दिन के बाद, उसमें जो कंट्रडिक्शंस हैं उनके बारे में, और इसके अलावा ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इंतखाबात का हुक्म कब दिया था और उस हुक्म पर अमल ना करने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ दोबारा अदालत लगाने की नौबत क्यों आई। तो गुज़िश्ता रोज़ हुआ कुछ यूँ कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट में जबकि अदालती छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी और चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा मुल्क से बाहर जाने वाले थे, तो इसी असना में क्योंकि पहले से ये डेलिब्रेशंस चल रही थी, इसके अलावा ये डिस्कशंस हो रही थी कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज़ और डी आरोज़ के मुतालिक एक हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे में स्टे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर कि जो आरोज़ और डी आरोज़ हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से ना लिया जाए बल्कि जुडिशरी से लिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस थे आरोज़ और डी आरोज़ अपॉइंट करने के, उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया और उसके बाद जो केस है उसको लार्जर बेंच में लगाने के लिए भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, केस की समाअत 18 दिसंबर के लिए जो है वो मुलतवी की, मुकर्रर की। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अगर 18 दिसंबर को ये केस बैठ के सुना जाएगा और इस पर बेशक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच है उसका फ़ैसला यानी जस्टिस अली बाकर नजफ़ी का फ़ैसला मुअत्तल भी कर दिया जाता, तो भी मसला ये आना था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। 8 फरवरी से अब तक जो दिन रह गए थे वो 55 दिन रह गए थे और जो इलेक्शन एक्ट के अंदर कम से कम दिन दर्ज हैं इलेक्शन से पहले इंतखाबात की तैयारी के लिए, जो पूरा अमल दरकार है इलेक्शन कमीशन को, वो 54 दिन है, यानी 54 डेज़ कम से कम चाहिए। तो 55वें दिन के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि लाहौर हाई कोर्ट के का जो फैसला है उसके ऊपर क्या ड्यू कोर्स अपनाया जाए, कि क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है, अज खुद नोटिस लिया जा सकता है या नहीं, या फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन अपील दायर कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर सकती है। अब मसला ये था कि इलेक्शन कमीशन को जब जुमेरात को ये इलेक्शन कमीशन के बारे में ये खबर उड़ाई गई कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी। लेकिन अगले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा ने जुमेरात को भी इस मामले के ऊपर पूछगछ की थी कि क्या मामला है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया इंतखाबात इससे मुतालिक ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं या नहीं, और इसी से जाहिर है कि मीडिया पे चलने वाली चीज़ों से जजेस भी बेखबर तो नहीं रह सकते, क्योंकि वो कोई अलूफ तो नहीं है, दुनिया से दूर नहीं है। तो इस बात की क्योंकि ये डिस्कशन में थी तो उससे मुतालिक उनको इल्म भी था। और फिर जब जुम्मे को, यानी बिल्कुल जब आखिरी दिन आ गया, 55 दिन रह गए थे इंतखाबात में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब फाइनली हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद चीफ जस्टिस समेत जो 2 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद ये डिस्कशन हुई कि अब इस तमाम तर मामले को कैसे देखा जाए। फिर उस मीटिंग के अंदर अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया ताकि ये देखा जा सके कि जो कानूनी पहलू हैं इस तमाम तर मामले के, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही तय किया कि अज खुद नोटिस तो नहीं लेना, लेकिन अज खुद नोटिस ना लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अबूरी रिलीफ हासिल करना है उसके लिए अपील दायर करना थी। खैर, वो अपील दायर हुई, तमाम तर मीडिया की नज़रें कल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर लग गई। 3-4 घंटे का ये बीच में ड्रामा था जिसमें कि अपील तैयार होनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर होनी थी। कल जुम्मा था और सुप्रीम कोर्ट में अमूमी तौर पर जुम्मे से पहले उनका जो स्टाफ है तमाम तर ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर पिटीशन दाखिल होती है, फिर वो आगे प्लेस होती है, सिविल ब्रांच है, फिर वो रजिस्ट्रार तक जाती है, रजिस्ट्रार जजेस के सामने रखता है और अब वो जजेस कमेटी बन गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद। तो वो उस तमाम तर मामले में 3-4 घंटे लगे, अपील तैयार हुई और जो स्टाफ छुट्टी करके घर जा चुका था उसको वापस बुलाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को रात एक बार फिर खोला गया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तब खुली थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर जो है वो वोटिंग नहीं कराई जा रही थी, और तब भी सुप्रीम कोर्ट को एकदम से मुल्क में आईनी बहरान की शदीद जो है वो शिद्दत महसूस हुई और फिर अदालत खोली गई। लेकिन अदालत खुलने से पहले ही वो मामला सॉल्व हो गया था। लेकिन आज कल रात जब ये अदालत खुली तो अदालत खुलने पे अपील फौरी तौर पर दायर हुई। इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही बैठ के जो है वो जजेस की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग के बाद तैयार की। फिर उस अपील को फौरी तौर पर जो है वो दायर किया गया, रजिस्ट्रार ने जजेस के सामने रखा और हमें बेंच के बारे में, यानी बेंच के अंदर कौन से जजेस होंगे, ये तब मालूम पड़ा जब जजेस कमरा अदालत में आने वाले थे। यानी कमरा अदालत नंबर 1 को भी खोला गया और ये तकरीबन रात 7:30 बजे हुआ। उसके बाद
केस में जो कुछ हुआ वो सबने लाइव देखा, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील की पूरी बात सुनी, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज के बारे में ये कहा कि जस्टिस अली बाकर नजवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बारे में कुछ भी क्यों जो है वो फैसला दिया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उमैर न्याजी, उनका मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये था कि अगर ब्यूरोक्रेसी से असिस्टेंट कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स आपने आरओज़ और डीआरओज़ लगाने हैं या एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर लगाने हैं, तो उससे होगा ये कि जो एमपीओ के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरा क्रैकडाउन पूरे मुल्क में जारी है 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद, तो उसमें ये अफराद यानी ये पर्टिकुलर अफराद कैसे उनके ख़िलाफ़ अनबायस्ड होंगे, यानी गैर जानिबदार होंगे। ये मौक़िफ़ किसी सूरत भी एक सियासी जमात की जानिब से गैर ज़रूरी मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन ये जिस वक्त पे उन्होंने ये पिटीशन दायर की और फिर उस वक्त इस पिटीशन के अंदर इलेक्शन एक्ट के उन सेक्शंस को भी हज़फ करने का कहा जिनके तहत इलेक्शन कमीशन ये स्पेशल अफसरान आरओज़ और डीआरओज़ के तौर पर मुकर्रर करता है, तो उसकी टाइमिंग्स के ऊपर अदालत ने बात की। अब मसला ये था कि अदालत के सामने दूसरी जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत लगाई गई, बिलाशुबा इंतखाबात इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं करा सकी थी, और यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के बीच में फ़र्क भी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया और वो हुक्म 4 अप्रैल 2023 को दिया गया। उसमें पूरा इलेक्शन शेड्यूल भी अदालत ने खुद बना के दे दिया था, यानी तब इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा गया था, अदालत जो है वो अचानक से इलेक्शन कमीशन भी खुद ही बन गई थी। लेकिन मसला ये था कि उस हुक्म के बाद अदालत ने खुद उस हुक्म की पैरवी कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जब बाद में जाके अगस्त में उसके तफसीली हुक्मनामे भी जारी हुए, फैसला भी तफसीली जारी हुआ, तो उसके अंदर भी किसी को तौहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के बीच में जो बुनियादी फ़र्क जिसे आप कह सकते हैं वो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की दलेरी मशहूर ज़रूर थी। उनके बारे में जो कुछ भी कल उन्होंने जो किया, सुबह शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा को क्लीन चिट देके वो तमाम तर मामला अगर साइड पर भी रखा जाए, तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की एक दलेरी ये है कि जब उन्होंने हुक्म दिया तो उस पर अमल दरामद कराने के लिए भी तमाम तर कोशिशें की और फिर यकीनी बनाया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। और फिर जो पिछले 1 महीने से मुसलसल स्पेकुलेशंस चल रही थी और ये चहमुगोइयाँ हो रही थी कि पता नहीं इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, केपी में बहुत ठंड होगी, बलूचिस्तान में बहुत ठंड होगी, उसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ख़राब है, वो तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ कल के एक हुक्म से किल हो गई। अब मसला ये है कि बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये इसलिए करा सकें क्योंकि जो उनके साथ फ़िलहाल जो तमाम तर कुव्वतें हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो उनके साथ खड़ी हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए मसला ये था कि उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने सूमोटो लिया पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक, तो वहाँ पर आके उनके जो रवाबित थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ख़राब हो गए और फिर इस वजह से वो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सके थे। अगर इन तमाम बातों को इग्नोर भी कर दिया जाए तो कल सुबह जो अदालत में हुआ, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नोटिस नहीं किया और पूरी कोशिश की कि उनको नोटिस ना किया जाए, और फिर उनका नाम भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त से निकालने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि उनकी दरख्वास्त में जो पहले जो नाम शामिल किए गए थे नोटिस करने के लिए, उनको अमेंड करके निकाल दिया जाए। अब मसला इस सारे के अंदर सारे मामले में ये है, इंतखाबात हो भी जाएं, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और अब तो इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं रहा। अगर इंतखाबात होंगे तो उन इंतखाबात के अंदर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से माइनस है तो उन इंतखाबात को फेयर कैसे कहेंगे। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिलता, यानी उनके जो बहुत ही एक्टिव उनके मेंबरान थे जिनमें शेर अफजल मरवत थे, चाहे वो वकला ही थे, शोएब शाहीन थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर कौन चलेगा? क्या जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार कर देंगे ताकि इंतखाबात से पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दें? फिर उसके बाद ये है कि आम आवाम का तासुर इंतखाबात से मुतालिक क्या है। इंतखाबात बेशक 8 फरवरी को हो जाएं, लेकिन लोगों के अंदर इस चीज़ का कितना यकीन है कि इंतखाबात फेयर होंगे? जब एक इंतखाबात का नतीजा आपको, मुझे, सबको मालूम है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट कर चुके हैं और आपने उन्हीं को हर सूरत जो है वो इक़्तिदार देना है, तो लाके बिठा दें PMLN को और छोड़ दें इंतखाबात के ऊपर इतने सारे अरबों रुपए खर्च करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही तासुर ना सिर्फ ओपिनियन मेरा है बल्कि ये आम आवाम की भी यही सोच है।
मसला सही और गलत का नहीं है। PMLN को 2018 के इंतखाबात से माइनस करना भी गलत था, लेकिन मुकम्मल तौर पर माइनस नहीं किया गया था। उनके कायदीन को जेल में रखा गया, उनको नाअहल कर दिया गया, ये एक अलग मामला है। लेकिन स्टिल उनके पास बहुत सी सीटें मुल्क भर से आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात लड़ने वाला कौन है, बाहर निकल के कैंपेन करने वाला कौन है, जो बंदा दलेरी से कैंपेन करने के लिए KP से पंजाब या बलूचिस्तान की तरफ मूव करता है, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ ये ना माजी में हुआ, और शायद माजी में उनके साथ इसलिए भी ये नहीं हुआ क्योंकि वो इस तरीके से इक़्तिदार में भी नहीं आई थी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं, और उसकी वजह ये मौसम सरमा की 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर एक ही बेंच होगा, और उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जो बेंच है, उसमें इमरान खान के साइफर केस समेत शाह महमूद कुरैशी के केसेस भी लगेंगे, और दीगर जो भी सुप्रीम कोर्ट में अगले 2 हफ्ते में मसाइल आए और कोई बहुत इमरजेंसी आई, उसको देखने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच ही दस्तयाब होगा, क्योंकि ये एक वाहिद 3 रुकनी बेंच है जो इस्लामाबाद में मौजूद होगा। इस बेंच से अभी तक इमरान खान को तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। इमरान खान का साइफर केस भी इस बेंच के सामने मुकर्रर है। तो अब देखना ये होगा कि आइंदा हफ्ते जब इस केस की समाअत होगी तो क्या इमरान खान को रिलीफ मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है। इससे पहले जब साइफर केस की समाअत हुई थी तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह ज़रूर कहा था कि साइफर को जब लहराया गया जो कागज़ का टुकड़ा, तो फिर इसको डिस्क्लोज़ करना ही था, और पाकिस्तान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज़ करने पर दुश्मन को फ़ायदा पहुंचता है। तो अब ये देखना है कि जिस जज की ऑलरेडी ये ओपिनियन है और वो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके बेंच से PTI को कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं। और पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादातर यही है कि वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा, और फिर अगर वो रिलीफ नहीं मिलता तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर केसेस चल रहे हैं, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन फेयर चले, इमरान खान को बाहर भी निकाल दें, उनकी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो तमाम तर अफराद हैं, किसी को तोड़ मरोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया गया, कुछ लोगों ने सियासत से माजरत कर ली, कोई भी एलिनेशन नहीं रखी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इंतखाबात के नताइज जब सबके सामने हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार हमें ये गिला करती नज़र आती है, और कहीं ना कहीं उनका ये गिला भी जायज़ है कि आपने ऑलरेडी एक पार्टी के साथ डील करके उनको ला रहे हैं, तो फिर बाकी सारी पार्टीज़ का इंतखाबात में होने का क्या फ़ायदा है। यही सवाल पूरी जो अवाम है उसके जहन में भी है और मेरे जहन में भी है कि इस तरह के इंतखाबात से क्या मुल्क किसी बेहतरी की तरफ चल सकेगा या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते की छुट्टियां हो गई हैं, और इन तमाम तर जवाब के लिए सब इंतज़ार करें कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने का ये अदालती निज़ाम में छुट्टियां शामिल की गई हैं वो ख़त्म होंगी, तो उसके बाद ही मुल्क किसी डगर पे चलेगा। और जनवरी बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर वो केसेस लगे हैं जिनसे मुल्क की सिमत डिसाइड होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।